हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे जहाँ हमने 10th एग्जाम्पल तक कर लिया। फर्स्ट लेसन एनपीओ का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अपना 11th जो है एग्जाम्पल कर रहे हैं। बहुत इजी सा एग्जाम्पल है। आप लोग 10th एग्जाम्पल तक कर चुके हैं तो 11th आप इजीली कर पाओगे। 11th में उसने क्या बता रखा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखी है उसने 17-18 की 15,000 मतलब 31 मार्च 2019 को उसको कुछ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट बना रखा है। उसमें उसको कुछ जो है सब्सक्रिप्शंस रिसीव हुए हैं। ठीक है, जो सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड हुए हैं वो कैसे हैं कि 31 मार्च 2019 को उसको जो सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड हुए हैं वो 17-18 के 15,000, 18-19 के 480 और 19-20 के 12,500 उसको रिसीव्ड हुए हैं। तो अब हमें अपना बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 के लिए। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे एक्सपेंडिचर आएगा, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे इनकम और यहाँ पे भी अमाउंट। अब हम अपना क्या लेते हैं, सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, फॉर द ईयर 18-19, क्योंकि हम क्या लेते हैं सब्सक्रिप्शंस सिर्फ करंट ईयर का। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जब हमें अलग से दे रखा तो हम टोटल क्यों लेंगे, हम सिर्फ करंट का उठाएंगे। कितना है करंट का, 4,80,000। ठीक है, 4,80,000 का हमें सब्सक्रिप्शन दे रखा। उसके बाद नीचे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, वो ये सब चीज़ें जिसकी हमें एडजस्टमेंट करनी होती है। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे, जब हमें आपको अलग से करंट का सब्सक्रिप्शन बता रखा है तो हम एडजस्टमेंट भी सिर्फ करंट ईयर्स की उठाएंगे नीचे से, क्योंकि अगर जब हम ये टोटल लेते हैं ना तब हम आगे और पीछे वाले सालों की एडजस्टमेंट करते। अब अगर हम करंट की उठा रहे हैं तो हम करंट की एडजस्टमेंट करेंगे। हमने इस पैसे में जो हमने सब्सक्रिप्शन लिया है उसमें टोटल अमाउंट नहीं लिया सब्सक्रिप्शंस की, हमने सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन उठाया है। तो इस करंट में हम पिछले साल के एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है एडजस्टमेंट करने में। अगर हम टोटल उठाते हैं तो आगे और पीछे के हर ईयर की एडजस्टमेंट करेंगे, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड की। लेकिन जब हम सम करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन से कर रहे हैं तो हम सिर्फ करंट ईयर की ही एडजस्टमेंट करेंगे। तो जैसा कि 31 मार्च 2018 को आउटस्टैंडिंग चंदा था 25,000 का। तो 2018 31 मार्च पिछला साल है, 17-18 का साल है ये। तो 17-18 का साल की एंट्री हम 18-19 में नहीं करेंगे। उसके बाद 31 मार्च 2019 को कुल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, हाँ इसकी हम वापस इसको ऐड करेंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एज ऑन 31 मार्च 2019, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग ये किस ईयर के लिए है, 18-19 के लिए, और हम 18-19 के लिए ही कर रहे हैं। तो कुल कितने आउटस्टैंडिंग थी, 60,000 की। तो लॉजिकली तो हम इस 60 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने एक सम में मैंने पहले ही बताया था कि कुल जब आ गया कुल चंदा और वो भी डेट का, तो इसका मतलब इस जो आउटस्टैंडिंग चंदा है इसमें वो सारे चंदे इंक्लूड हैं जो पिछे के सालों के भी नहीं आए हैं। ठीक है, ये चंदा हमारा सिर्फ 18-19 का आदत नहीं है। ये यूं कह रहा कि 31 मार्च तक इतना पैसा नहीं आया चंदे का। अब हो सकता है 60,000 में 30,000 रुपये कोई 15-16 के साल का हो, 40,000 रुपये कोई 17-18 के साल का हो। ठीक है, तो इसलिए इसमें हमें यूं देखना पड़ेगा कि 60,000 में से वो पैसा कौन सा है जो सिर्फ इस साल का है, जो नहीं आया। तो अगर हम करंट ईयर एक वर्किंग नोट हम यहाँ पे तैयार करें, ठीक है, अगर हम वर्किंग नोट तैयार करें करंट ईयर सब्सक्रिप्शंस का वर्किंग नोट तैयार करें तो हमारे पास टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस कितना है, 60,000 का। अब देखिए यहाँ पे पिछले साल का चंदा कितना था आउटस्टैंडिंग, 25,000। ठीक है, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 2017-18
का कितना चंदा नहीं आया था? 25,000। इसका मतलब इस 60,000 में ये 25,000 भी हमारे इंक्लूड है, क्योंकि 17-18 के ये पैसे अभी नहीं आए थे, तो 17-18 के एंड तक नहीं आए थे, तो इसका मतलब ये कहाँ पे ट्रांसफर हो गए हमारे? 18-19 में। लेकिन हमारा ध्यान गया कि 18-19 में तो 15,000 रुपये वो आए हैं जो 17-18 के थे। इसका मतलब इस 25,000 में से हमें मिल चुके हैं कितने? 15,000। ठीक है, 15,000 हमें मिल चुके हैं, तो इसका मतलब कितने रह गए? 10,000। इसका मतलब 17-18 के सिर्फ 10,000 हैं जो अभी हमें नहीं मिले, और ये 10,000 इस 60,000 में इंक्लूड हैं। तो इस 60 में से ये 10 लेस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 50,000। इसका मतलब जो इस ईयर का एक्चुअल में आउटस्टैंडिंग पैसा था वो कितना है? 50,000। आ गया समझ में? उसके बाद है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, हमारा ये समझ में आ गया, ये हो गया। नेक्स्ट है कुछ एडवांस मिला है हमें, कितने का? 14,000 का, और वो भी कब? 31 मार्च 2019 को। ठीक है, सॉरी 2000 एडवांस मिला है 31 मार्च 2018 को एडवांस मिला है, यानी कि इससे पिछले वाले साल में। ठीक है, तो वो एडवांस हमारा, इसका मतलब किसका साल का था? इस साल का, क्योंकि 2018 में मिला है 31 मार्च को, तो 2018 के एंड का में एडवांस मिला, तो वो किसके लिए था? 2019 वाला पैसा था, और हम 19 के लिए तो बना रहे हैं अपना अकाउंट, तो इसका मतलब वो एडवांस हमारा ऐड होएगा। ठीक है, तो ऐड हो जाएगा सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड 2018, जो आप यहाँ से एज ऑन 31 मार्च 2018 एग्जैक्ट लाइन लिख सकते हो। कितना हो जाएगा? 14,000। तो 480 था, उसमें 50 ऐड हो जाएंगे, 14 और ऐड हो जाएंगे, हमारा कितना हो जाएगा? 5,44,000। ठीक है, 5,44,000 का हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बस वही 4 लाइनें समझनी है कि सब्सक्रिप्शंस जो करंट ईयर का है उसमें करंट ईयर एडजस्टमेंट जाएंगे। अगर हमने सब्सक्रिप्शन टोटल अमाउंट उठाई है तो उसमें सारे एडजस्टमेंट जाएंगे। पिछले साल का पैसा जो इस साल मिला वो लेस हो जाएगा, इस साल का पैसा पिछले साल में मिल चुका हमें एडवांस में, तो वो पैसा इस साल वापस ऐड कर देंगे। इस साल के एंड में आने वाले साल का कोई पैसा हमें मिल गया है तो उसको वापस लेस कर देंगे, और पिछले साल के एंड में कोई पैसा नहीं आया था, वो पिछले साल वाला पैसा हमें इस साल मिला है तो उसको भी लेस कर देंगे। सिंपल सी, बस ये 4 लाइनें हैं। तो अब आपको इनकम एक्सपेंडिचर समझ में आ गया। बैलेंस शीट उसने 2 ईयर्स की बनवाई है, 2018 और 2019 की, जो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगी। 31 मार्च 2018 को अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो 31 मार्च 2018 को हमारा आउटस्टैंडिंग चंदा था कितना? 25 का। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी एसेट्स होती है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 25,000 की, और उसी में लास्ट डेट में हमें कुछ पैसा एडवांस भी मिला था चंदे का, तो चंदा एडवांस हमारी लाइबिलिटीज हो गई। तो 31 मार्च को हमारा एडवांस चंदा 14,000 का था, ये लाइबिलिटी, तो ये हमारी बैलेंस शीट हो गई 18 की। अगर हम 19 की बैलेंस शीट करें तो हमारा आउटस्टैंडिंग तो यहाँ से यही चला जाएगा 50,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा कितना हो जाएगा? एक तो ये 50,000, और क्योंकि हम बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में तो टोटल जाता है, वो चाहे किसी भी साल का हो, टोटल चंदा जाएगा कि एंड तक, इस साल के एंड तक कितना चंदा बकाया रह गया। तो 50,000 इस साल का रह गया, और 10,000 किसका रह गया था? इस साल का। ये देखिए कितना? 10,000 इस साल का, तो टोटल कितना हो गया? 60,000। या फिर दूसरे वे में इसने भी बता भी रखा है कि एंड में 60,000 रुपये कुल चंदा रह गया था, तो एंड में हमारी एसेट्स तो कितनी है? 60,000 की। लेकिन आपको ऐसे 60 नहीं लिखने हैं, आपको ये 60 इसी तरीके से लिखने हैं कि इस 60 में 50,000 जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस है, ठीक है, वो आपकी 50,000 पिछले साल की है, और 10,000 रुपये आपकी, सॉरी 50,000 इस साल का चंदा और 10,000 पिछले साल का चंदा है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपका सम स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े से अब बड़े, क्योंकि अभी तक सिर्फ हम एक साइड कर रहे थे। ठीक है, इसकी हम
सिर्फ इनकम साइड ही कर रहे थे सब्सक्रिप्शंस के पॉइंट। जब आपको पूरा सम मिलेगा उसमें तो डेबिट क्रेडिट दोनों साइड्स होंगी, इनकम भी होंगे, एक्सपेंडिचर भी होंगे। तो जैसे हमने इनकम साइड लिखा है वैसे ही हमारा एक्सपेंडिचर साइड में भी कुछ खर्चे होंगे, ठीक है, वो सारे लिखने हैं। तो उन्हीं खर्चों में कुछ एडजस्टमेंट ये चाहेंगे, ठीक है। जैसे आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखा होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा होगा, तो सेम जो एडजस्टमेंट हम सब्सक्रिप्शंस की करते थे सेम वही एडजस्टमेंट हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस की करनी है। यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो खर्चा इस साल का था, ठीक है, या इस साल में हमने जैसे रेंट है, इस साल में हमने कितने पे किया वो टोटल हमें दिया होगा, हम वो टोटल ले लेंगे। उसके बाद उसमें ऐड और लेस करेंगे पिछले साल और इस साल की चंदे की रेंट की आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड अमाउंट को। जैसे इसने कर रखा है, ऐड कर रखा आउटस्टैंडिंग रेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। जैसे एट द एंड ऑफ द ईयर, ऐड कर रखा आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि हमें पता है रेंट उसने दे रखा टोटल, मान लो कुछ भी, तो उस टोटल में अगर उस साल का एंड तक कोई पैसा ऐसा रह गया रेंट का जो दे देना चाहिए था और नहीं दिया, तो वो पैसा हम वापस से रेंट में ऐड कर देंगे, क्योंकि वो इसी साल का रेंट था और जो हमने अभी तक पे नहीं किया। उसके बाद जो है, अगर हमें इस साल के स्टार्टिंग में कुछ ऐसा रेंट दिखाई दे जो आउटस्टैंडिंग था, तो साल के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग कैसे हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब साल के स्टार्टिंग में कोई पैसा आउटस्टैंडिंग रेंट दिख रहा है, तो इसका मतलब वो रेंट इस साल का आउटस्टैंडिंग नहीं है, वो पिछले साल का था जो हमने पिछले साल नहीं दिया। तो उसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, वापस लेस कर देंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो पिछले साल नहीं दिया वो इस साल दिया होगा। लेकिन हमें तो इनकम के लिए प्योर रेंट चाहिए सिर्फ करंट ईयर का, इसलिए सेम वही चीज़ें हैं सब्सक्रिप्शंस वाली, कि पिछले साल का कोई खर्चा इस साल दिया है तो उसको वापस हम क्या कर देंगे, वहाँ से लेस कर देंगे। पिछले साल का, इस साल के एंड तक कोई खर्चा ऐसा रह गया जो हमें दे देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमें दे देना चाहिए था। सेम ऐसे ही एडजस्टमेंट जाएंगे। ऐसे जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस की है कि कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें टोटल दिया मिलेगा साल के दौरान कितना है, उसमें हम लेस कर देंगे कि प्रीपेड इंश्योरेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, कि साल के एंड का प्रीपेड इंश्योरेंस वो हमारा लेस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, इसमें इंश्योरेंस का हमें टोटल दिया मिलेगा, उसमें से हम साल के एंड में कोई प्रीपेड हमने पैसा दे दिया, ठीक है, कोई इंश्योरेंस का दे दिया या कोई रेंट का दे दिया, कुछ भी हमने एडवांस में पैसा दे दिया, तो वो पैसा गया तो किस में है, इसी साल के पैसे में से गया है, ठीक है। वो जो एडवांस अगले साल का हमने दे दिया वो गया तो किस में है, जो यहाँ पे टोटल दिखा रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने टोटल 10,000 रुपये दिखा रखे हैं, लेकिन हमें पता है कि इस 10,000 में साल के आखिर के 3,000 रुपये हमने अगले साल के पे कर दिए, तो वो 3,000 रुपये हमने अगले साल के पे किए हैं, इस साल के वो थे नहीं, तो इस 10,000 में से हम वो 3,000 वापस लेस कर देंगे, क्योंकि वो 3,000 तो इस साल पे करने ही नहीं थे। इस साल एक्चुअल पे कितने करने थे, 10 में से 3 लेस करके 7,000। लेकिन इसमें वो अमाउंट ऐड कर देंगे जो कब की थी, बिगनिंग ऑफ द ईयर, कि अगर साल के शुरुआत में हमने कुछ एडवांस दे दिया जैसे 1 अप्रैल को या पिछले साल के एंड 31 मार्च को, तो वो एडवांस हमारा किसका था, इसी साल का था, उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कि सेम वही चीज़ें हैं डिटो जो सब्सक्रिप्शंस के लिए हमने बताई थी, ठीक है। अब जब हम सम करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा आगे का। जैसे अब हम अपना 12th एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है। 12th एग्जाम्पल के लिए हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है मॉडर्न क्लब नई दिल्ली का, ठीक है। उसके लिए उसने हमें क्या दे रखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, ठीक है। रिसिप्ट्स में उसने दे रखा है रोकड़ बैलेंस का, ठीक है, कैश का बैलेंस दे रखा, सब्सक्रिप्शंस दे रखे हैं, इंटरेस्ट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, मैच फंड, मिसलेनियस रिसिप्ट्स एंड सेल्स ऑफ ग्रास। इधर में दे रखे हमें पेमेंट में मैच एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, सैंडरी, इन्वेस्टमेंट परचेज, न्यूज़पेपर,
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और बैलेंस दे रखा है एंड में कैश का। ठीक है, नीचे उसने क्या दे रखा है कि 31 मार्च 2013 को 12,000, 31 मार्च 2014 को 18,000 रुपये चंदे के क्या थे, आउटस्टैंडिंग थे, और सैलरी के भी आउटस्टैंडिंग थे 31 मार्च 2013 और 14 के एंड में। ऐसे ही नीचे इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और खेल के सामान का बैलेंस दे रखा है। फर्नीचर और खेल के सामान पे डेप्रिसिएशन भी लग रहा है, आपको बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर खाता और बैलेंस शीट भी बनानी 31 मार्च 2014 का। तो जब हमें एसेट्स दी हो ना, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको हमें बनवा तो रहा वो 31 मार्च 2014 के, ठीक है, साल के एंड में, यानी कि 13-14 के साल के डाटा पूछ रहा है ये, लेकिन हमें दे रखी है उसने इन्वेस्टमेंट फर्नीचर कहाँ की, 31 मार्च 2013 की। इनकी हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, और एक क्लोजिंग बैलेंस। क्लोज तो कब होएगा, 31 मार्च 2014 को, तो हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी एक ओपनिंग। तो हमें यहाँ पे जो डाटा दे रखा है 31 मार्च 2013 का, तो हमारी बैलेंस शीट जो पहली ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी वो बनेगी 31 मार्च 2013। हमें पता है कि 2013 की 31 मार्च की जो बैलेंस शीट है वो अगले साल 1 अप्रैल 2013 की ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। ठीक है, पता है ना कि एक साल का एंड 31 मार्च को खत्म होता है, दूसरा 1 अप्रैल को, लेकिन हमें 1 अप्रैल का नाम लिखने की बजाय यहाँ 31 मार्च ही लिखेंगे, क्योंकि हमें डाटा 31 मार्च का। कई बार यहाँ पे 1 अप्रैल 2013 का हो सकता दिया हो, तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2013। यहाँ पे डिपेंड करेगा कि हमें 1 अप्रैल की बनानी है या 31 मार्च की। तो अब हमें 31 मार्च 2013 की पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएं कि हमारे पास स्टार्टिंग में है क्या क्या चीज़। तो साल की शुरुआत में हमारे पास कैश एट बैंक है, सो कैश एट बैंक तो हमारा यहाँ से निकल के आएगा, सॉरी कैश इन हैंड, रोकड़। साल के शुरुआत में हमारे पास देखिए 1 अप्रैल 2013, जो 1 अप्रैल 2013 में बैलेंस आया है, ठीक है, ब्रोट डाउन हम लेके आए हैं, तो ये कहाँ से लेके आए होंगे, सीधी सी बात है 31 मार्च 2013 की जो बैलेंस शीट एंड में बनी होगी वो कैश ही तो हमारे यहाँ पे आया है 1 अप्रैल को, कि पिछले साल का क्लोजिंग कैश ही तो हमें इस साल लेके आए हैं। तो हमें पता है कि इसका मतलब 31 मार्च को हमारे पास एंड में कितना पैसा था, 6,900 रुपये का पैसा था, इसलिए कैश इन हैंड हमें वहाँ से मिल गया 6,900। उसके बाद बाकी की चीज़ें देखिए, 2013 में हमारे पास इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और खेल का सामान है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और खेल का सामान, ये तीनों हो गई, कैश इन हैंड भी हो गया। अब देखिए और चीज़ें, 31 मार्च 2013 को 12,000 रुपये के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस थे, तो साल के एंड में वो चंदा जो हमें मिल जाना चाहिए था और नहीं मिला, इसका मतलब वो चंदा इस साल की संपत्ति थी, ठीक है, ये 12,000 इस साल मिल जाने चाहिए थे लेकिन नहीं मिले, तो ये 12,000 हमारे एसेट्स। उसी प्रकार से सैलरी 31 मार्च 2013 और 14 को कितनी थी, 6,000 और 7,500, तो 14 वाले का तो अभी कोई रोल नहीं, 2013 की कितनी सैलरी थी, 6,000 रुपये, तो ये 6,000 सैलरी इस कंपनी, इस संस्था को दे देने चाहिए थे अपने सदस्यों को या एम्प्लॉयों को, लेकिन उसने नहीं दी, तो उसका ये लाइबिलिटीज आ गई 6,000 रुपये की, ठीक है, और कहीं से कुछ नहीं निकल रहा, दोनों का हम डिफरेंस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड, क्योंकि हम बैलेंस शीट हमें पता है इधर एसेट्स होते हैं, इधर लाइबिलिटीज और कैपिटल होते हैं, तो एसेट्स में से ये लाइबिलिटीज हमारी एक ही निकल के आई थी, एसेट्स में से लाइबिलिटीज लेस करेंगे, क्या बच रहा था, कैपिटल, लेकिन क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, एक एनपीओ की बैलेंस शीट बना रहे हैं, गैर लाभकारी संस्थाओं की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो इसमें कैपिटल के बजाय क्या लिखा जाएगा, कैपिटल फंड लिखा जाएगा, समझ गए। उसके बाद ऐसे ही उसके बाद हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे और फिर एंड में हम तैयार करेंगे अपनी बैलेंस शीट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, तो सिंपल से निकल के आ जाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए, एक्सपेंसेज हमें इधर दिखा देंगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर में, सॉरी पेमेंट, और रिसिप्ट्स हमारी किधर दिख जाएंगी, इनकम में, ठीक है। लेकिन ये करने से पहले ना हम
अपने जो एडजस्टमेंट वाले पॉइंट है एक बार पहले वो क्लियर कर लेंगे, फिर इनकम एक्सपेंडिचर हमारी सिर्फ ट्रांसफ़र करने हैं, आंकड़े डाटा ट्रांसफ़र करने हैं। तो जो एडजस्टमेंट वाले आइटम्स हैं पहले उनके एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा एडजस्टमेंट है किसको लेके, सब्सक्रिप्शंस को लेके, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एडजस्टमेंट जाएगा, वो जाएगा सब्सक्रिप्शंस को। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना रही हूँ आपको इस सम का। सब्सक्रिप्शंस हमें कितने दे रखे उसने सब्सक्रिप्शन, 1,69,200, ठीक है। अब हमें पता हमें इसमें एडजस्टमेंट करनी है। तो नीचे से एडजस्टमेंट के लिए हम उठाएंगे, ये रहा आउटस्टैंडिंग चंदे। तो उसमें क्या है कि 31 मार्च 2013 को 12,000 और 2014 को 18,000 रुपये के चंदे आउटस्टैंडिंग थे। यानी कि 2013 पिछले साल के एंड के पैसे 12,000 नहीं आए थे। तो हम मान के चलते हैं कि वो इस साल आए होंगे, इस साल आए होंगे तो हमारे इसमें इंक्लूड है, तो हमें नहीं चाहिए। तो हम लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर 2000, कौन से ईयर के लिए, 12 और 13, कितने, 12,000 लेस कर देंगे और ऐड कर देंगे कितने, 18,000, क्योंकि ये वो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। ये 18,000 इस साल के पैसे हैं जो आ जाने चाहिए थे और नहीं आए, ठीक है। इसलिए हमारा 1,69,200 में 12 लेस हो जाएगा और 18,000 ऐड हो जाएगा। तो हमारा सब्सक्रिप्शंस कितना निकल के आ जाएगा, 1,74,200। हमारा सब्सक्रिप्शंस कितना निकल के आ जाएगा, 1,00,000, कितना बच गया, 1,75,200, ठीक है। कितना आ गया, 1,75,200। तो एक एडजस्टमेंट हमने यहाँ से कर ली। दूसरी एडजस्टमेंट हमारी कौन सी है, सैलरी की, ठीक है। दूसरी एडजस्टमेंट हमारी है सैलरी। सैलरीज हमें दे रखी है कितनी, 72,000। और सैलरी क्या कह रही है, 31 मार्च 2013 की सैलरी 6,000 थी, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग। तो इसका मतलब वो सैलरी हमने इस साल दी होंगी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है, प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो वो लेस कर देंगे और ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर, ठीक है। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सैलरी हम ऐड कर देंगे जो एक्चुअल में इस साल देनी चाहिए थी, ठीक है। तो हमारी एडजस्टमेंट के बाद सैलरी कितनी आ जाएगी, 6,000 लेस हो जाएंगे और 7,500 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारी आ जाएगी 1,500 सीधे से ऐड हो जाएंगे, 73,500 हमारी सैलरी निकल के आ जाएगी। और यहाँ से एडजस्टमेंट देखिए मैंने ये कर ली, ये कर ली, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, खेल का सामान। यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन और लगाना है, ठीक है। तो हम एडजस्टमेंट में चलते हैं, डेप्रिसिएशन या वर्किंग नोट के पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हमें फर्स्ट लगाना है फर्नीचर पर और सेकंड लगाना है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे, ठीक है। तो फर्नीचर पे कितना लगाना है, 20%। तो हमारा फर्नीचर था कितने का, 30,000, ठीक है। तो हम 30,000 के ऊपर 20% लगा देंगे। और दूसरा खेल के सामान पे 25%। तो हमारा खेल का सामान कितना था, 60,000, ठीक है। ओपनिंग में देखिए खेल का सामान हमारा कितना था, 60,000, ठीक है। और फर्नीचर तो हमारा 30,000 था। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी एसेट्स हो, आप उस एसेट्स पर अगर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो एक बार साल के दौरान जो हमने पेमेंट करी है या रिसिप्ट्स करी है, एक बार वहाँ पे भी देख के आइए कि उस एसेट्स रिलेटेड कुछ परचेज या सेल्स तो नहीं हुआ है। अगर उस एसेट्स रिलेटेड साल के दौरान कोई सेल्स या परचेज हुआ है तो हम उस अमाउंट में से वो अगर परचेज किया है तो ऐड हो जाएगा, सेल्स किया तो लेस करेंगे। जैसे हमने मान लो फर्नीचर यहाँ से 30,000 लिया था पिछले साल का, उसी पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। लेकिन अगर मान लो इस साल उसने इस 30,000 के फर्नीचर में से
10,000 का फर्नीचर सेल कर दिया होता, ठीक है, यहाँ पे हमने उसने सेल कर दिया होता, पैसे आए कहीं से फर्नीचर के सेल करने से, तो हम डेप्रिसिएशन 30 पे थोड़े लगाते, 20 पे लगाते। और अगर डेट दी होती कि उसने अक्टूबर में 10,000 वाला फर्नीचर सेल कर दिया, तो हम अप्रैल से लेके अक्टूबर तक की अमाउंट का डेप्रिसिएशन 10,000 पे लगाते और 20,000 पे पूरी साल का लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे फर्नीचर का तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन खेल के सामान है 60,000 का। साल के शुरुआत में जो हमारी बैलेंस शीट बनाई थी हमने, वहाँ पे हमारा जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 60,000 का, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि खेल का सामान 96,000 का उसने और खरीदा है, पेमेंट करी है, यानी कि उसने खरीदा होगा, ठीक है। तो अब उसके पास खेल का सामान कितना हो गया, 96,000 प्लस 60,000, ठीक है, 96,000 प्लस 60,000। तो अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 96,000 प्लस 60,000 पे, टोटल अमाउंट पे। अगर हमें यहाँ पे डेट दी होती ना कि उसने कब खरीदा, जैसे दिसंबर में या नवंबर में, तो इस 96,000 पे उतने ही महीने का डेप्रिसिएशन लग जाता और इस 60,000 पे पूरे साल का। लेकिन यहाँ पे डेट नहीं दे रखी, इसलिए हम खेल के सामान पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा खेल का सामान कितना हो जाएगा, 96,000 तो पहले था, सॉरी खरीदा है, और 60,000 पहले था, 1,56,000, ठीक है। हम 1,56,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देंगे, कितना, 25%, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एडजस्टमेंट। अब हमारा इनकम एक्सपेंडिचर इजीली बन के तैयार हो जाएगा। बैलेंस शीट हम बना चुके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सबसे पहले इनकम साइड में हम सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चाहे हमें कुछ भी दे रखा हो, हम सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन की चलती है। तो 1,69,200, 1,69,200, उसके बाद हमने एडजस्टमेंट करी, जो मैं आपको कॉपी में करके दिखा चुकी हूँ, 1,75,200। उसके बाद है आपका इंटरेस्ट 900 रुपये, तो आप उधर देखिए इनकम एंड इसमें 900 रुपये। उसके बाद है डोनेशन 18,000, तो आप उधर देखना, आपको 18,000 दिख जाएंगे। उसके बाद है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो देखिए वो आ गया ना, जो मैंने लेसन में पहले भी बताया था कि अगर कुछ डोनेशन दिया, दान दिया, लेकिन वो दान किसी स्पेशल चीज़ के लिए है, ठीक है, तो वो हमारी इनकम नहीं मानी जाएगी वो डोनेशन। यहाँ पे सिंपल डोनेशन था, इसलिए हमने इनकम में डाल दिया, लेकिन नीचे वाला डोनेशन सिर्फ खास चीज नाम बता रखा है कि वो डोनेशन किसके लिए है, भवन के लिए, ठीक है। तो जब डोनेशन के आगे स्पेशल नाम आ जाता है तो वो हमारी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी, इसलिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड हमने डाल दिया लाइबिलिटीज में 1,50। उसके बाद हमारा मैच फंड 30,000 का, तो हमें पता है अगर सिंपल फंड होता तो ठीक है, लेकिन अगर मैच फंड स्पेशल वो फंड के आगे दाम डाल रखा है तो वो हमारी लाइबिलिटीज बन जाएगी मैच फंड 30,000 का। अब ये हमने यहाँ क्यों लिखे, यहाँ पे क्यों नहीं लिखे, इसका कारण भी अभी आगे आएगा, ठीक है। उसके बाद है मिसलेनियस रिसिप्ट्स 1,290, तो मिसलेनियस रिसिप्ट्स 1,290। ग्रास का विक्रय, सेल्स ऑफ ग्रोस, क्योंकि रिवेन्यू आइटम्स हैं ये, ठीक है, हमें पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू आइटम्स जाती हैं, तो इसलिए रिवेन्यू आइटम सारी आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ से पेमेंट अकाउंट से हमारा क्या जाएगा, पेमेंट अकाउंट से सबसे पहले हमारा रेंट चला जाएगा, ठीक है। पेमेंट अकाउंट से सबसे पहले हमारा रेंट चला जाएगा 28,800। उसके बाद है नेक्स्ट, उसके बाद रेंट के बाद है हमारा सैलरी, तो सैलरी की हम एडजस्टमेंट करके आए थे 73,500, ठीक है, ये इसने एडजस्टमेंट कर रखी है जो हम करके आ चुके हैं। उसके बाद सैनिटरी एक्सपेंसेस ये भी आ जाएगी। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट परचेज, हमें पता है इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, कैपिटल टाइप, ठीक है, हमारी एसेट्स है, तो ये एक कैपिटल खर्चा है, ठीक है, हमारी पूंजी है, तो ये हमारे इससे इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। न्यूज़पेपर है ये आ जाएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है ये भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये भी हमारी संपत्ति है। और कैश का बैलेंस ये भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता। उसके बाद डेप्रिसिएशन रह गया था जो वर्किंग नोट से आया था, तो ये दोनों का डेप्रिसिएशन आपको क्लियर हो चुका है,
अब दोनों का डिफरेंस, अगर ये साइड ज़्यादा है तो हमारा क्या होता है, सरप्लस। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, की इनकम एक्सेस है किससे, खर्चों से। तो ये हमारा, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर तैयार। उसके बाद हम अपना बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश उठाएंगे यहाँ से, क्लोजिंग कैश, ओपन कैश इन हैंड। उसके बाद हमारी इस साल के एंड तक जो चंदा नहीं दिया, नहीं आया, आउटस्टैंडिंग जो रह गया, वो हमारा आउटस्टैंडिंग चंदा क्या होती है, एसेट्स। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी थी साल के एंड तक, 18,000। तो वो 18,000 एक बार तो एडजस्टमेंट में जाते हैं, एक बार हमारी एसेट्स। उसके बाद इन्वेस्टमेंट थे हमारी ओपनिंग एसेट्स में 36,000 के थे साल के दौरान, लेकिन हमने साल के दौरान कुछ इन्वेस्टमेंट और खरीदे, कितने, 90,000 के। तो हमारे पास इस साल के एंड तक इन्वेस्टमेंट हो गए 1,26,000। फर्नीचर शुरुआत में हमारे पास 30,000 का था, लेकिन डेप्रिसिएशन लग गया 6 का, बच गया कितना, 24। साल के दौर शुरुआत में 60,000 के इक्विपमेंट्स थे, 96,000 के हमने और खरीदे, डेप्रिसिएशन लग गया, और एंड में इक्विपमेंट बच गए 1,17,000। ये साइड क्लियर। आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वैसे ही, क्योंकि चंदा तो हमारी संपत्ति है, ठीक है, चंदा तो हमारी संपत्ति होती है, लेकिन सैलरी हमें देनी होती है हमारे एम्प्लॉइयों को, तो ये हमारी क्या होती है, दायित्व। इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटीज में दिखाई जाएगी, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स में। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी 7500। मैच फंड जो यहाँ पे दे रखा था 30,000 का, तो मैच का फंड हमारी लायबिलिटीज, क्योंकि फंड के आगे स्पेशल नाम आ गया, उसमें से लेस कर देंगे मैच एक्सपेंसेस, जो कि यहाँ पे आया था, ठीक है, यहाँ पे आए थे मैच एक्सपेंसेस 20,400। तो अगर कोई एक्सपेंसेस ऐसा है जिसके लिए स्पेशल फंड बना रखा है, जैसे ये मैच के एक्सपेंसेस थे, मैच के लिए अलग से फंड है, तो वो एक्सपेंसेस हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से नहीं जाते, वो एक्सपेंसेस हम किससे कवर करते हैं, उस फंड से, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैच का एक्सपेंसेस हम वहाँ से नहीं गए, अगर फंड नहीं होता ना तो हम यहाँ से ले लेते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, लेकिन जब स्पेशल फंड है तो हम इस एक्सपेंसेस को फंड में से ही चार्ज करेंगे, इसलिए 30 में से 20,400 का खर्चा हो गया, बच गए कितने, 9600। डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो पहले ही बता दिया था। कैपिटल फंड जो हमारा यहाँ से निकल के आया था 1,38,900, उसमें ऐड हो जाएगा सरप्लस। जैसे वही पॉइंट कैपिटल हमारी निकल के आती थी, उसमें ऐड कर देते थे हम नेट प्रॉफिट, लेस लॉस होता था तो लेस कर देते, ऐसे इसमें जाएगा, अगर सरप्लस है तो ऐड हो जाएगा, और डेफिसिट है तो लेस हो जाएगा। तो इस साइड का टोटल, साइड का ये आपकी बैलेंस शीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम ऐसा ही है, ठीक है, आपको खुद से करके देखना है। ओके।